मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज हाजिर हूं आप सबके बीच में, आप सबका ही जाना पहचाना प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही, जिसको आप लगभग 4 महीने से सुन रहे हैं और समय समय पर आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, अच्छा लगता है। और ये हमारा आज 17वां प्रोग्राम है, 17th एपिसोड है हमारा प्रोग्राम हमराही का। दोस्तों, अक्सर हमराही कार्यक्रम का आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन आज के कार्यक्रम का मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब वो क्यों, किस लिए, ये आप सबको प्रोग्राम सुनने के बाद ही पता चलेगा। हमारी टीम से आज के कार्यक्रम की विषय वस्तु को चुनने से पहले लगभग 6-7 एपिसोड जब हुए थे, तभी मैंने बात कर ली थी और उस समय हमारी टीम ने भी यही कहा था कि बिल्कुल इस तरह की बात भी की जानी चाहिए इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, अब तक आप सबने सुना जितनी भी कहानियों को इस कार्यक्रम में, उसमें आपने देखा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा है। मुश्किलें भी आई, लेकिन उसके बाद मुश्किलों के बाद जिंदगी पटरी पर भी आई। दरअसल हमराही कार्यक्रम यही बताता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में विवाह या विवाह के बाद किस तरह की समस्याएं आती हैं और उसका समाधान वे किस प्रकार करते हैं, आगे अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसमें किसका सहयोग मिलता है, नहीं मिलता है, समाज परिवार का क्या रोल होता है, बस यही सब हम बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यकीनन अलग है। आज के कार्यक्रम को सुनने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आप एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर होंगे कि हम किसी को दोष तो दे देते हैं, किसी की कमियां तो निकाल सकते हैं, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने समाज को, अपने समाज के अंदर जो कमियां हैं उसको शायद देखते नहीं है, या फिर देखते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। मैं दिव्यांग समाज की ही बात कर रहा हूं श्रोताओ। हमारे समाज में जो कुछ दिक्कतें हैं, जो कुछ कमियां हैं और उसके बाद क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, बस यही बताने का नाम है आज का ये प्रोग्राम हमराही। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। पता नहीं आज के प्रोग्राम को सुनने के बाद आप मुस्कुराएंगे या सोच में पड़ जाएंगे, ये तो आप ही बता सकते हैं। खैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज के प्रोग्राम की भूमिका किस प्रकार बनाऊं, लेकिन आप सब बताइएगा कि और मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था। अक्सर आप लोग कहते हैं कि वो प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न पूछिए, या हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, लेकिन जो भी प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं वो प्रश्न आप हमें भेजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी भेज सकते हैं, और उसके बाद में आपको निश्चित रूप से हम आने वाले कार्यक्रम में जहां भी हमें उपयुक्त लगेगा वो हम आपके प्रश्न जरूर पूछेंगे, और हो सका तो किसी कार्यक्रम में हम आपको सीधे जुड़ने का मौका भी देंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं ममता सैनी जी, जो कि हरियाणा से हैं, और दिनेश चौधरी जी, जो कि बिहार से हैं। ममता जी और दिनेश जी दोनों ही रेलवे में कार्यरत हैं और संयोगवश दोनों ही पंजाब में कार्यरत हैं। दोनों ही दृष्टिबाधित हैं। चलिए, हम सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम और देखते हैं इन दोनों के जीवन में क्या कुछ हुआ है। तो ममता जी और दिनेश जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। मैं दिनेश चौधरी, अमृतसर से। जी ममता जी। जी नमस्ते सर, मैं ममता हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और अभी पंजाब में रेलवे में जॉब कर रही हूँ। जी, तो जी सर। ममता जी, क्या चल रहा है आजकल आपके जीवन में? सर, आजकल बस वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही है।
जी। आजकल फुल ड्यूटी चली हुई है, तो वही 8:30 से 5:30 ड्यूटी चलती है। उसके बीच बीच में बेटे को आके देखना पड़ता है। ये सब है, बेटे को भी देखना है और ऑफिस भी संभालना पड़ती है। बहुत खूब। तो एक बेटा है आपका? जी। क्या नाम है बेटे का? सर बेटे का नाम आरव। आरव जी। तो जैसा कि हमने अभी बताया आपके परिचय में कि आप भी दृष्टिबाधित हैं, जी सर। तो आपको आंखों की समस्या कितने सालों से है? सर मेरी समस्या बाय बर्थ है। बाय बर्थ? जब मैं हुई थी तो टोटली ब्लाइंड थी, मुझे बिल्कुल नहीं दिखता था जी। तो 1-2 दिन की थी तो पता लगा, डॉक्टर ने दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्हें डॉक्टर ने बताया है कि आपकी बच्ची को तो कुछ नहीं दिखता जी। तो काफी वो परेशान हो गई थी। माँ बाप मेरे बहुत परेशान रहे, तो सोचे अब क्या करें। मेरे पापा तो मतलब मेरे 3 भाई और उनके बाद मैं हूँ, तो मेरे पापा का ये था कि उनको एक बेटी चाहिए थी। अच्छा। तो 3 भाई हो गए, तब भी उनको फिर बेटी मतलब चौथे नंबर पे मैं हुई जी। उसके बाद उनको दुख लगा काफी, मतलब फैमिली को, कि चौथे नंबर पे ये आई, ये भी सब ब्लाइंड हो गई। ओके जी। फिर थोड़े कुछ महीने हुए, 3-4 महीने, तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। अच्छा। फैमिली को, हाँ जी, मम्मी पापा को लगा कि ये कुछ देख पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया जी। तो डॉक्टर ने कहा ये तो कुदरत का चमत्कार है जी। ये तो रोशनी थी ही नहीं आंख में बिल्कुल भी। बिल्कुल जी। जी। तो जैसे जैसे मैं बढ़ती गई तो मेरी आंखों की रोशनी भी बढ़ती गई जी। तो उसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल में मैंने पढ़ाई करी 3rd क्लास तक। अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या हुआ, वहाँ पे सही चल रहा था, फिर हमने वहाँ से अपना घर चेंज करा, दूसरी जगह जाके रहे। वहाँ पर जिस स्कूल में एडमिशन कराया वहाँ पे मना कर दिया कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कुछ होता है ना कि ब्लैक बोर्ड का मैं नहीं देख पाती थी। बिल्कुल सही है जी। तो नहीं देख पाती थी तो वो उन्होंने मतलब वहाँ के टीचर ने कोऑपरेट किया नहीं, बोला कि हम अकेले बच्चे के साथ नहीं कर सकते जी। तो मेरे ऐसे उनको किसी ने बताया भी नहीं, पता नहीं था फैमिली को कि कोई ब्लाइंड स्कूल में मतलब एडमिशन होता है। तो फिर मेरे इस तरह से 3 साल खराब हो गए, पूरे 3 साल। और मैं छोटी थी, मुझे तो मैं बोलती थी मुझे स्कूल जाना, पर फैमिली को पता नहीं। फिर किसी ने बताया उनको, ऐसे गुड़गांव में बहरामपुर जी है, वहाँ पर स्कूल है, तो वो अच्छा। पड़ोस के थे, वो मुझे एडमिशन मटेरियल लेके हम लेके जाते हैं, हम बात करके आते हैं। लेकर गए, एडमिशन करा दिया उन्होंने मेरा स्कूल में जी। तब से मेरी वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो गई 3rd क्लास। फिर आगे मैंने ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई करी। फिर बहुत बढ़िया जी। फिर रेलवे की जॉब में कब आए मैम आप? ये सर मैं लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर आपने ज्वाइन किया है? ये नवंबर में मेरा अभी हुआ था, मतलब 20 नवंबर को 1 साल हो जाएगा मुझे। अरे वाह, क्या बात है जी। तो फिर जो रोशनी उस समय आई थी मैम थोड़ी बहुत जी, वो आगे बरकरार रही या वो फिर बाद में चली गई बड़े होने के बाद? नहीं सर, मतलब इतना था कि मैं बुक्स वगैरह आराम से पढ़ लेती थी उस टाइम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने, फैमिली को तो लगता है ना कि बच्चे की रोशनी जितना बढ़े उतना अच्छा है, तो किसी प्राइवेट में गुड़गांव में हॉस्पिटल था, तो उसने कहा कि इसकी आंख का ऑपरेशन हो जाएगा, इसकी आंख में मोतिया है, ऑपरेशन होगा तो इसकी रोशनी और बढ़ जाएगी जी। फैमिली ने ऑपरेशन करवा दिया, वो बढ़ने की जगह वो खत्म हो गई एक अच्छा, आंख, जी मतलब बिल्कुल ना के बराबर। जी 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 जी। तो अब जो है थोड़ा बहुत बस एक आई से है, लेकिन थोड़ा लाइट वगैरह आप देख, आप लाइट वगैरह? अच्छा, मैं मतलब दिन में तो मैं बिना स्टिक के चल लेती हूँ आराम। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, लेकिन वैसे ये बड़ा सचमुच ये चमत्कार ही है कि बाय बर्थ ब्लाइंड होने के बाद आपकी आंखों की रोशनी आई। जी, मैं टोटली ब्लाइंड थी तब तो। जी। तो दिनेश जी से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिनेश जी, बिहार में जैसा कि हमने बताया, बिहार में कहाँ से हैं? मैं भागलपुर प्रॉपर सिटी के हैं या किसी गांव के हैं? सिटी के। अच्छा, तो दिनेश जी आप भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कितने साल हो गए रेलवे में आपको? मैं सर 2014 से लगा हूँ। अच्छा, क्या बात है। तब तो टेक्नीशियन 3 हूँ, तब हेल्पर के उसमें लगा था। जी 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 जी। उस वक्त तो रेलवे में इतनी भर्तियां भी नहीं होती थी, इतने बड़े पैमाने पर दिव्यांगों का सिलेक्शन भी नहीं होता था ना मेरे ख्याल में। जी 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 जी, बहुत खूब। तो इसके अलावा कोई और जॉब किया दिनेश जी आपने, या पहली नौकरी ही यही है आपकी रेलवे की है? इसके अलावा सर प्राइवेट जॉब किया है मैंने, बहादुरगढ़ NFB की लाइब्रेरी है। अच्छा। वहाँ पे 2007 से और 2013 तक वहाँ पे जॉब की थी। अच्छा,
यानी वो उस समय तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तो आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना? तो आपको भी बाई बर्थ ही नहीं दिखाई देता है या बाद में कुछ हुई समस्या आंखों की? नहीं, बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से ये जितनी रोशनी जब आप जन्म के समय जो थी वही आज भी है? हाँ जी, तब तो बहुत कम थी। फिर ऑपरेशन कराया था मैंने जब सेकंड में था 1985 में जी 86 में, तब मेरी रोशनी थोड़ी ठीक हो गई थी, चश्मा वश्मा लगाया था। फिर बचपन में इतनी केयर नहीं हो पाई हॉस्टल में, तो वापस जो है मेरी रोशनी घट गई। अब इतना है कि चल फिर लेता हूँ रास्ता। अच्छा, तो श्रोताओं आप सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम है हमराही और अभी तक विवाह की बात नहीं हुई, तो चलिए कोशिश करते हैं इस बारे में भी कुछ बात की जाए। दिनेश जी, जैसा कि हमने बताया परिचय में भी कि विवाह और विवाह के बाद जो कुछ होता है उसी को लेकर के ये कार्यक्रम है। तो हमारे श्रोता सोच रहे हैं कि अब तक जो है आप दोनों की आपस में हमने बात क्यों नहीं की, आप दोनों के विवाह के बारे में क्यों नहीं पूछा, लेकिन यही तो कहानी में ट्विस्ट है श्रोताओं। दिनेश जी, आपका विवाह कब हुआ था? मेरा विवाह सर 2008 में हुआ था। 2008 में? जी जी जी। तो जो जिनसे आपका विवाह हुआ था जी, वो मतलब दृष्टिबाधित थी या सामान्य? दृष्टिबाधित पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित थी? हाँ जी। फिर आपका विवाह आज किस स्थिति में है? अभी सर अब तो खैर हमारा डिवोर्स हो चुका है। अच्छा। 5 अगस्त को जजमेंट आई है और पिछले 2018 1 नवंबर को इन्होंने केस डाला था महामारी में। यह है कि अब मतलब केस से मुक्त हो चुका हूँ मैं इसी साल? हाँ जी, इसी साल 5 अगस्त। तो आपका विवाह कितने साल चला फिर? 2008 से सर ये मानिए कि नौकरी लगने के बाद तो फिर कुछ न कुछ रहा ही गड़बड़। जब से नौकरी मतलब विवाह 2013 में मेरी मिसेस की नौकरी लग गई थी जी। हम लोगों की ज्वाइनिंग एक साथ ही हुई थी, मतलब सिलेक्शन एक साथ ही हुआ था, ज्वाइनिंग नहीं। तो उसके बाद मेरा कास्ट की वजह से थोड़ा लेट हो गया था सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में, तो मेरा 1 साल बाद ज्वाइनिंग हो पाई थी। अच्छा। और उनकी 2013 में ज्वाइनिंग मैंने करवा दी थी यहाँ पे। तब से मैं अमृतसर में 2013 से ही रह रहा हूँ। उनको पोस्टिंग अमृतसर में ही मिली और उनकी भी रेलवे में जॉब लगी थी? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर 13 के बाद कब अलग होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये थोड़ा सा बताएं। सर 2000 जब से जॉब लगी है उसके पहले तो हम बहुत अच्छे से रहते थे क्या, जब तक मतलब जॉब लगने के बाद ही आपकी जिंदगी में परेशानियां आई? हाँ जी, पहले मैं जब प्राइवेट जॉब करता था तो दोनों ही बहुत प्यार से रहते थे। फिर 2012 1 सितंबर को मेरा लड़का हुआ जिसका नाम अभिनव है। क्या बात है। जी जी जी। तो उसके पालन पोषण के लिए उन्होंने अपनी माताजी को बुलाया। अच्छा। अपने पास। तब से उनकी मम्मी उनके साथ ही हमारे साथ ही रह रही थी। तो उनकी मम्मी और का इंटरफेरेंस बहुत रहता था हम लोगों के बीच में, हमारे हर एक कार्यक्रम, हर एक बात के बीच में। अच्छा। तो इस चीज को लेकर मतलब मुझे भी आपत्ति होती थी जी। तो फिर उसके बाद हर चीज में वो मतलब कुल मिला के फिर हर चीज में उनसे भी बहसबाजी होती थी। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते कड़वाहट आपस में बढ़ती गई, क्योंकि वो उनकी मम्मी ही उनको भड़काने का काम किया करती थी। फिर यहाँ पे अमृतसर में जी वो किसी की मतलब ये है कि कहानी कितनी बताऊं मैं। अमृतसर में 2-3 बार उन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी की कि किसी दूसरे लड़के से मिलना, बातचीत करना छुप छुप के, ये सब। और 2 बार उन्होंने मेरे से माफी मांगी। अब तीसरी बार जो है इन्होंने फिर, क्योंकि माफी उन्हें इसलिए मांगनी पड़ी कि 2 लड़कों ने उन्हें धोखा दे दिया। वो हो वरना तो वो माफी भी नहीं मांगती। माफी भी नहीं मांगते। माफी मांगी और उनकी मम्मी यही कहती रही बार बार, हमने कहा समझाने को, लेकिन उनके घर वाले ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी मम्मी मानने को तैयार ही नहीं। तो उसके बाद तीसरा लड़का जो मिला है वो मध्य प्रदेश का है और बेरोजगार है वैसे तो, कुछ नहीं करता अभी वो। अब उनसे उनकी शादी, अभी जो हमारा डिवोर्स हुआ है तो उसके बाद से अभी पिछले महीने उनकी शादी हुई है। बताइए। और दुख की बात यह है कि मतलब इसमें बहुत ही बदनामी
मुझे कम से कम झेलनी ही पड़ी इस चीज के लिए, क्योंकि जो 2 लड़के थे पहले के वो मेरे ही ऑफिस के थे और तो ये बहुत दुखद रहा। दिनेश जी, मैं समझ सकता हूँ और ये सब पूछते हुए भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि इतनी मुश्किल सिचुएशन आप हमारे श्रोताओं के साथ, नहीं तो अपनी परिस्थितियां बताना ये हर किसी की हिम्मत की बात नहीं है। ये कंप्रोमाइज भी मैंने सर बच्चे के लिए ही किया था कि जो भी है कुल मिला के बच्चे को माँ बाप मिले रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दिनेश जी, ये जो तीनों लड़के जो उनकी जिंदगी में आए, वो तीनों क्या दृष्टिबाधित थे या दृष्टिवान थे? दृष्टिबाधित। तीनों दृष्टिबाधित थे। तो पार्शली ब्लाइंड थे और ये जो अब है ये दृष्टिबाधित है पूरी तरह से। और आपकी मैडम भी आपने बताया कि दृष्टिबाधित। आप विवाह के पहले उनको जानते थे क्या, या विवाह के समय ही बस उस समय ही बातचीत हुई, पहचान? असल में क्या है ना, शुरू में जब ये 2007-8 में मैंने वैसे तो लड़कियों से कभी भी मैंने कोई फ्रेंडशिप की नहीं जी। तो किसी ने प्रस्ताव रखा था इनके लिए। तब आप इनको जानते थे अथवा पहली बारी बस तभी आपने? नहीं, बस जानता पहले से नहीं था, तो प्रस्ताव रखा था। हालांकि मेरे अपने लोगों ने मना भी किया था कि ये तुम्हारे लायक नहीं, क्योंकि एज भी काफी थोड़ी छोटी थी इनकी, मतलब 7 साल का लगभग गैप था। अच्छा। और फिर अब लोगों ने कहा तो थोड़ा नया होता है कि अपनी उस समय वही जो भी जॉब लगी गई थी मेरी बहादुरगढ़ में, प्राइवेट कमा ही रहा था मैं जी। तो मेरा भी उत्साह था थोड़ा शादी के लिए। तो बिल्कुल, बस यह है कि बिना सोचे समझे फैसला हो गया। अब आपको लगता होगा ना कि काश उस समय दोस्तों की बात मान ली होती। जी। इनके अलावा किसी और का प्रस्ताव आया था आपके जीवन में दिनेश जी? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आया किसी का, ना मैंने खुद भी मेरी फ्रेंडशिप करने मतलब नहीं था मैं इस मामले। कभी गांव में, शहर में माँ बाप ने या भाई बहनों ने, बड़े भाइयों ने कभी प्रयास किया हो, पहल की हो या आपसे पूछा हो? गांव में मैं ज्यादा रहा ही नहीं सर, ज्यादातर मैं दिल्ली में रहा। 1984 से मैं दिल्ली में ही हूँ, बहुत कम घर जाता था। अच्छा, ये है एक बात। अच्छा, इस वक्त आपकी उम्र क्या है अगर आप बता पाए तो? 42। 28 दिसंबर को 42 का हो जाऊंगा। जी 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 जी। तो दिनेश जी, मतलब ये बड़ा यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि एक तरफ हम बात करते हैं सब लोगों से कि हमारे साथियों को विवाह में दिक्कतें आती हैं, है ना, और यहाँ पर आपका विवाह होने के बाद वो भी एक समाज में ये भी एक चर्चा का विषय रहता है कि भाई विवाह दिव्यांग को दिव्यांग से ही करना चाहिए या दिव्यांग को जो दिव्यांग नहीं है उससे विवाह करना चाहिए। हालांकि परिस्थितियां कहीं भी कभी भी कुछ भी बन सकती हैं, कुछ भी बन सकती है, लेकिन मेरी सोच तो पहले से यही थी जी कि जी। मैं अपने ब्लाइंड साथी का ही सहारा बनूं किसी का, क्योंकि हम ब्लाइंड हैं, हम ही नहीं पूछेंगे अपने साथियों को तो कौन पूछेगा। तो यही सोच थी, लेकिन बस ये है समय की बात है। और ये सब जो होता है ना सर, काफी हद तक संगत का असर होता है। बिल्कुल जैसे सही कह रहे हैं। जिसके संगत होगी जिस तरह की लोगों की जी, उसके वैसे ही विचार बनेंगे और वैसा ही वो करेंगे। तो यही कुछ चक्कर था। उनके संगत के कई लोग थे ऐसे जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियां की, और इस तरह के सुझाव देने वाले, इस तरह के परामर्श देने वाले उनको रहे जो कि सही गाइड नहीं किया उनको। और जो उन्होंने कुल मिला उनके मम्मी से मेरा जो है थोड़ा झगड़ा टाइप का रहता था, वो हमेशा से रहा है। उन्होंने मेरे को कभी स्वीकारा नहीं। जब शादी हुई थी तभी उन्होंने, उनकी मम्मी ने कह दिया था कि ये लड़का मुझे शुरू से पसंद है, क्योंकि मैं सांवला हूँ, वो लड़की थोड़ी गोरी है, फिर कास्ट का भी हो सकता है थोड़ा उनको हो, क्योंकि वो रोहिल्ला थे बनिया, मैं एससी हूँ। तो ये हाँ, लेकिन अब विवाह होने के बाद, बेटा होने के बाद कम से कम अपने परिवार को संभालना तो सबकी जिम्मेदारी होती है। खैर दिनेश जी, बेटा जाहिर सी बात है महिला हैं तो उन्हीं के पास होगा। बिल्कुल उनके पास। खैर आगे आपसे मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि माँ से बच्चे को दूर करना तो ठीक है भी नहीं। नहीं, बहुत मैं समझ सकता हूँ, तो होता है। आगे आपसे और मैं बातें करूंगा कि किस प्रकार इन परिस्थितियों में आपने अपने आप को संभाला। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में अब ममता जी से बात की जाए, तो शायद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है और ये आप दोनों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन ममता जी सर, थोड़ा सा अगर आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका विवाह कब हुआ? सर मेरा विवाह जब मैं सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम दे के हटी थी।
एक्चुअली ठीक है। साल कौन सा था? साल 2008? 2010। ओके जी मैम। तो सेकेंड ईयर का मैंने फाइनल पेपर ही दिए थे। जी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, हम लोग गुड़गांव में मतलब वहाँ पे कोई जॉब करते थे, तो उनका मतलब मेरी फैमिली से बातचीत थी। अच्छा। उन्होंने एक लड़का बताया उनको। जी। ठीक है। तो बताया, मई में लड़का देखा, जून छोड़ के जुलाई में मेरी शादी हो गई। जून? हाँ जी, मई के लास्ट में मेरा एग्जाम खत्म हुए थे, तब मेरी फैमिली ने वो लड़का देखा। जून 2010 में आपका विवाह हो गया? हाँ, जून छोड़ के जुलाई में। अच्छा, जुलाई के 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। जी मैम, जी मैम। जी। तो मतलब उन्होंने वो लड़का देखा, जी। मेरे पापा गए थे देखने। जी। तो उन्होंने मतलब वो नोएडा में प्राइमरी टीचर थे। जी। जब स्कूल में उन्हीं के स्कूल में देखने गए थे, तो स्कूल में देखा तो मेरे पापा ने वहीं पे हाँ बोल दिया। जी। आके ये भी पूछा फैमिली से डिसीजन नहीं लेने के लिए कि हम बाद में बताएंगे, वहीं पे जुबान देकर आ गए। जी 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 जी। वो हम मतलब वो ब्लाइंड भी हैं और पैर से विकलांग भी है। अच्छा, वो भी ब्लाइंड थे जिनसे आपका विवाह हुआ? टोटली ब्लाइंड भी हैं और पैर से भी विकलांग है। अच्छा, वो पैर से भी विकलांग है? हाँ जी। मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी है उनको? उनका एक नकली पैर लगा हुआ है। अच्छा, जी 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 जी। तो और ये भी था कि वो मुझसे 10-11, उनका जो बर्थ है 75 का। ओ माय गॉड। जी। काफी एज डिफरेंस रहा होगा मैम आप दोनों का? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद पापा ओके करके आ गए, फोटो भी देखा, सबने फैमिली में सबने देखा, तो सबको लगा कि सच में ये तो एजिड है। जी। है ना। तो उस समय में काफी मतलब उस तरह की नहीं, एकदम हल्के फुल्की थी बिल्कुल। तो उस समय मेरे सामने तो वो काफी बड़े लग रहे थे वो भी। तो अब मैंने को भी दिखाया, तो मैंने भी वही कहा, तो मम्मी को बोला, तो मम्मी बोलती है बेटा ये तो खाने पीने से हो जाता है, खाते पीते तो एकदम बड़ा ही दिखता है। अच्छा जी। लेकिन तो एज किसी को नजर नहीं आई? एज पूछा था, उसने झूठ बताया एज। ओ हो। शुरुआती झूठ से हुई? मैंने ही पूछा था एज का। अच्छा। जब मेरे को मिलवाया था मैंने ही पूछा था, तब उन्होंने मेरे को बोला कि तुम भी देख लो। तो मेरे को तो कहीं डाउट था ही। बिल्कुल। तो मैंने पूछ लिया एज क्या है आपकी? जी। तो उन्होंने एज अपनी गलत बताई। तो मेरे को तो दिमाग में था, तो मैंने कहा अच्छा एक बात कर दो, आप अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, डॉक्यूमेंट्स में तो एज होती ही है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स स्कूल में जमा है। जी, यहाँ भी झूठ। जी। तो मुझे उस समय डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला एक काम करो, 6 महीने ले लो आप, 6 महीने का टाइम ले लो शादी के। जी। अब उन्होंने कहा कि नहीं करना है तो मुझे इसी महीने जुलाई में करना है, वरना फिर मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। अच्छा। तो मेरी फैमिली ने बोला कि तो फिर ठीक है, हमारे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, अब हमारे पास आप टाइम भी नहीं दे रहे हो, इतनी जल्दी हम तैयारी भी नहीं कर सकते शादी की। तो बोले कि कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो पढ़ रही है उसका, तो बोले कि हम उसको अपने यहाँ रख के पढ़ा लेंगे। जी। तो चलो फिर सब कुछ बात मानते मानते मेरी शादी जुलाई में हो गई। जी। उन्हीं से। जी। फिर सर होने के बाद बस मेरा सेकंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतना अच्छा गया था जितना कि मैं आज तक रोती हूँ कि थर्ड ईयर मेरा रोते रोते लग रहा था कि मैं थर्ड ईयर कर ही नहीं पाऊंगी। मैम उनकी कहीं जॉब थी क्या? हाँ जी, वो नोएडा में प्राइमरी टीचर थे उस समय। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर थे नोएडा में? जी जी जी। और विवाह के बाद आप दोनों नोएडा में ही रहने लगे? नहीं सर, यहाँ पे हम लोग दिल्ली में रहते थे। अच्छा, वो दिल्ली से आप डाउन करते थे वो दिल्ली से? जी जी। ओके, आप संजय नगर में दिल्ली में किराए से रहते? संत नगर बुराड़ी। जी 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 जी। तो हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो मतलब शादी के तुरंत बाद ही जीवन में समस्याएं आना शुरू हो गई थी क्या आपके? स्टार्टिंग ही झूठ से स्टार्ट हुआ था। आप सोचिए जब निभा की नींव ही खराब होगी तो वो तो फिर आगे नहीं, लेकिन विवाह के बाद आपको धीरे धीरे क्या महसूस होने लगा? मतलब क्या परिस्थितियाँ किस प्रकार बदली? विवाह के बाद यही कि चलो थोड़ा थोड़ा वो भी सब ठीक है, चलो मैंने मान लिया, सब कुछ शादी भी हो गई। उसके बाद जब इनका सिलेक्शन हो गया था पीजीटी में, जी,
मेरी शादी के बाद, जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद उनका सिलेक्शन पेपर दिया था, तो पेपर में पास हो गए थे पेपर में। तो तब बोलते थे कि देखो मतलब इसकी वजह से मतलब बहुत लकी है कि पीजीटी बन गए प्राइमरी से सीधा जी। तो उसके बाद इनको जाना था वहाँ पे लेटर लेने के लिए, तो वहाँ पे मैं भी गई थी इनके साथ। तो इनसे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। ठीक है। तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा तो वहीं पे मैं खड़ी थी। जब इनको बोला 1975, सर मेरे होश उड़ गए। हो जी, जी। मैं एकदम, मेरी मम्मी मेरे घर पे मतलब मेरे घर आई हुई थी। मैं वहां से इनके साथ आते आते मैंने से चला नहीं गया, इतना मेरी हालत खराब हो गई मेरे एकदम। और उनको भी एहसास हो गया होगा कि आप किसी बात को लेकर के परेशान हैं, या आपने क्लियर कट बोल दिया था उसी समय? नहीं, मैंने घर आ गई, घर आके बोला जी। घर आके मम्मी को बताया ये बात जी कि मम्मी ये इनका जन्म तो इतने टाइम का है, 75 का जी। मैं आपको पहले ही कहती थी कि ये मुझसे काफी बड़े हैं जी। तो मम्मी ने उस टाइम में चलो मुझे ही समझा दिया। अच्छा। कोई बात नहीं बेटा, शादी अब हो गई तो हो गई जी, कोई बात नहीं, निभा ले। तो मैंने कहा चलो वो भी टाइम निकल गया जी मैम। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मतलब बेटा हुआ। जी, ठीक है जी। उस टाइम मेरे को करना नहीं था बेबी, क्योंकि उसी टाइम ना मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ था। जैसे मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ ना, जी मैम, उसी में मेरा सीआई, जो दिल्ली में सीआई है, जी मैम, नहीं पे मेरा मैंने एंट्रेंस क्लियर कर लिया था, बीएड में मेरा नाम आ गया था। जी मैम, जी मैम। तो और इनके दोस्त पीछे से पिन मार के अच्छा। कि यार तेरी इतनी उम्र हो गई है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, बाद में नहीं होते, ये सब करके मतलब तुम लेकर आए कि अपनी बीवी को लाके पढ़ाओगे, उसकी जॉब लगवाओगे वहाँ पे, लेकिन दोस्त दूसरी सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चक्कर में उसी टाइम मतलब ये जब मेरा हुआ बीएड में सिलेक्शन, उसी टाइम में मेरी प्रेगनेंसी हुई थी। तो उस समय हर कोई तो इतना वो नहीं होता ना कि मतलब वो क्लास भी ले रहे और मतलब सही बात है, सारी चीजें एक साथ मैनेज नहीं होती है ना। हर किसी के पास वो कैपेसिटी नहीं होती, कोई कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। ठीक बात है। तो मेरे से ना 2-2 घंटे क्लास में नहीं बैठा जाता था बीएड की। जी मैम। वही प्रॉब्लम, वो मीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने बीएड नहीं कर पाने लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने सीधा क्या कि इसको तुम गिरा दो जाकर। अच्छा। तो उनके दोस्त तो उनको समझा रहे थे कि कर लो, उन्होंने कुछ और सोचा। फिर वो बोलते हैं कि गिरा दो। अच्छा। उन्होंने 5,000 रुपए लगाए थे ना मेरे बीएड में। अच्छा, इसलिए। ओके। हाँ, तो इसीलिए बीएड में जब उन्होंने एडमिशन के लिए 5,000 रुपए लगे थे, सीआई में पूरे लगाए थे, इसलिए बोलते कि बच्चे को गिरा दो। मैंने कहा ये पाप तो मैं नहीं करूंगी। ठीक बात है। तो मैंने कहा मैं ये पाप बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस समय तक भी, मैम बीच में रोक रहा हूँ आपको मैं जी, इस समय तक भी कहीं पर आपको ऐसा लगा था कि यार इतने बुरे तो नहीं है कि हम अलग ही हो जाए, ऐसा कुछ लगा था, या आपने स्वीकार कर लिया था कि चलो यार भगवान की मर्जी है, हंस के रो के काटनी है जिंदगी? बस यही था कि मैंने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ही समझा दिया था कि बेटा शादी हो गई है तो अब कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस समय इसीलिए तो फिर मैंने कहा चलो अब बच्चा भी आ गया। हाथ उठाना आपके ऊपर इस तरह की भी हरकतें की? हुआ सर, स्टार्टिंग में ही हुआ। अच्छा। तो ये चीज तो स्टार्टिंग में ही हुआ। मैंने कब आपको क्या बताओ, इस इंटरव्यू में तो बता भी नहीं सकती। ठीक बात है। इस तरह की हरकतें उन्होंने की मेरे साथ। नहीं, वो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यही कारण है कि आज का ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं श्रोताओं के लिए। जी मैम, बताएं आगे। फिर आपका बेबी कब हुआ? 2012 में। 2012 मैंने बीएड छोड़ दिया था। आपका बीएड भी छूट गया, बच्चा भी हो गया जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने घर में आकर रहने लगी। उनके घर को आपने छोड़ दिया या आप नहीं, बच्चे की वजह से? बच्चे की वजह से। जी मैम, जी मैम। तो 6 महीने मतलब 4-5 महीने कम से कम अपने घर पे रही। तो इन्होंने क्या हुआ, एक मेड ढूंढी। अच्छा। ताकि हम वापस जा सके घर। जी। तो वो मेड मतलब
ज्यादा क्या हो गया, 18-20 साल की। अच्छा। जी। अब सर, अब मेड के सामने आप वाइफ की इंसल्ट करोगे तो कैसे होगा? ठीक बात है। ठीक है, हर चीज में उसका फेवर लेते थे मेड का। मुझे कुछ मतलब समझते नहीं थे कि मैं कुछ हूँ घर में। जी मैम। हर चीज में, और मुझे हमेशा ज्यादातर मायके भेज देते थे। अच्छा। और वो, हाँ जी, वो इसीलिए ताकि वो अपना कहीं और इंतजाम करके रखें। जबकि उनकी खुद की उम्र इतनी ज्यादा थी। सर वो तब की क्या, वो तो आज भी इसी टाइप का इंसान। अच्छा। आज भी वो नहीं सुधरा। जी जी जी। तो मतलब कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि उस मेड के साथ भी उनका जी जी ठीक था सर, उनके साथ, उसके साथ था तभी तो। जी 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 जी। क्योंकि जब मैंने उसको कहा निकालने के लिए, तो उसको निकालने के भी नहीं किया। तो निकालने के बाद भी उससे वो 24 आवर्स के लिए मेड थी या मतलब सुबह शाम आने का था, क्या था उसका काम? सर वो मतलब रहती वही थी। अच्छा, घर ही वही था उसका? जी, हमने हमारे यहाँ रहने के लिए रखा था उसको। अच्छा, रहने के लिए रखा था। आपसे कभी पूछा नहीं कि किसको रख रहे हैं, पेमेंट वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। और तर्क यही मैंने उसको निकाला भी तो वो उसके फेवर में नहीं थे, निकाल भी दिया तो क्या कहते हैं, उससे फिर भी मतलब मिलना जुलना उसका था ही था उनका। अच्छा। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे ये सब चलता ही गया। मैं अपनी मम्मी को भी बताती है चीजें, ठीक है, पर फैमिली को इतना विश्वास था, कोई मानने को तैयार नहीं था। अच्छा अच्छा जी। फैमिली को इतना भरोसा था, मैं हमेशा बताती थी मम्मी आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, बताती थी, लेकिन वो भरोसा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते थे उस चीज का। बताइए। तो ये जब धीरे धीरे बढ़ती गई बात, तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। मैंने डाल दिया केस। मैंने कहा मुझे नहीं रहना था। ये कौन से सन की बात है जब आपने केस डाला? मैं ये सर पहले थी 2014 के आसपास। 2014 में? अच्छा, तो केस यानी आगे होकर के आपने नोटिस दिया इनको? जी बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन चला, क्योंकि अब मेरे साथ कोई भी नहीं था उस समय, कोई भी नहीं। मेरी फैमिली इनके साथ कोर्ट में आती थी। तो आपकी फैमिली भी आपके हस्बैंड के साथ हो गई थी? जी जी, बताया ना, कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। ओहो। क्योंकि मेन बात था कि वो हर चीज में हेल्प करते थे मेरी फैमिली की। तो इसीलिए, और मेरे पास तो कोई ना जॉब थी ना कुछ था, मेरा तो कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद इन्होंने मेरे से कॉम्प्रोमाइज किया। तो मैंने कहा ठीक है, रहूंगी साथ में, तो लेकिन मैं अपने बेटे की माँ बन के रहूंगी घर में। जी। तो एग्री हो गए, चले ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग का समझौता हो गया, हम लोग फिर से 2014 से फिर साथ रहने लगे। 15 में रहे, 16 में रहे, लेकिन अब फिर भी उनका वो सुधरा नहीं। मैं जब भी मैं घर जाती तो हमने जो दूसरी मेड रखी थी या वहाँ के लोग रहने वाले बोलते थे कि आपके घर में आज ये ये आई, आज वो आई, मुझे मतलब आके बताते रहते थे। अरे बाप रे बाप। मुझे घर में जब मैं मायके जाती थी तब। तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया जादू टोना। ये भी बस पूजा मतलब बाबाओं के, अब जादू टोने की भी कमी रह गई थी? जी, मतलब बाबाओं के पास जाके मेरे पता नहीं क्या क्या करवाते थे मेरे ऊपर। तो ये चीज भी मैंने अपने फैमिली को बताया जी। और इनके जो ऑफिशियल बैग था, इसमें ऐसी ऐसी चीजें रहती थी जो आपको बता नहीं सकती, वो भी मैंने अपनी फैमिली को दिखाई निकाल के। तो फिर भी मेरी फैमिली को जब मैंने दिखाई तो मेरी फैमिली ने पूछा सामने कि ये क्या है, तो उनको मतलब उन्होंने बात को घुमा दिया जी। तो घुमाने से मेरी फैमिली फिर उनकी बात पे आ गई। तो फिर लास्ट में मेरा मेरे हस्बैंड अलग अलग कमरे में शिफ्ट हो गए। आप इस कमरे में रहो, मैं इस कमरे में रहूंगी। ठीक है। तो ये भी बात हो गई। और उन्होंने सिर्फ मेरे को एक, जैसे एक मेड को रखते हैं ना, 2500 के रूप में ऐसे मुझे रख रखा था। अरे बाप रे बाप। 2500 मंथली का दूंगा, उसी में तुम अपने कपड़े खरीद लो, अपने एग्जाम दो, उसी में बच्चे की देखभाल जी, 26,500। तो जैसे एक मेड रहती है
बाकी अपना कमरा अपना सब लॉक करके जाते थे वो। तो ये भी बात है, लेकिन फिर भी बोलते चलो ठीक है। लेकिन जब आप ये बताइए, मैं बस इतना जानती हूँ, जब एक इंसान बाहर भी उल्टे सीधे काम कर रहा है उसको घर में भी चाहिए, ये कहाँ के इंसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। और कोई कब तक कितना सहन करेगा, कोई सहन करने की एक हद भी होती है। या तो तुम पत्नी के साथ एकदम ईमानदारी से रहो, तब तो ठीक लगता है, तब तो अच्छा भी लगता है। तुम वही चीज तुम बाहर तुम ढूंढ रहे हो, तुम घर में भी जबरदस्ती अपनी वाइफ के साथ चाहते हो वही चीज, तो ये कब तक रहेगा। बिल्कुल मैं सही। इतना थक गई थी, इतना थक गई इस चक्कर में। फिर वही बच्चे के सामने होती थी मारपीट, इसको लेकर, इस चीज को लेकर मारपीट होती थी। जी 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 जी। तो बच्चा भी देखता था, उस समय ये क्या कहते हैं 4-5 साल का था ही जी। मतलब चलते चलते 2017 तक आ गए लगभग आप। जी जी। वही रोज के हर दूसरे दिन एक चीज को लेकर झगड़े हर दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में मैम कोई नशे वशे की भी शौक था क्या उनको? नहीं, नशे का शौक नहीं था, बस एक ही शौक था बस ठीक है ठीक है। इसके अलावा उनको कोई शौक नहीं। फिर आपने मतलब दोबारा प्रयास किया विवाह तोड़ने का? नहीं सर, उसके बाद उन्होंने इस बार बोला मेरे से, जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, उसको उनका कहने का वही था मतलब, समझ गए। कुछ नहीं कर सकती कि आप हमारे काम नहीं आ सकते, हाँ, तो अलग हो जाओ, तो तुम मेरा घर छोड़ दो। अच्छा। फिर उससे पहले मैंने अपनी फैमिली के पास गई, मैंने अपनी फैमिली को बताया ये चीजें जी। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया, तो मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, तू आजा हमारे यहाँ, जैसे मैं 2 रोटी खा रही हूँ तो भी खा लेगी। बताइए। हाँ, तो मम्मी तो मेरी एग्री हो गई बुलाने के लिए। मेरे भाई वगैरह मेरे भाई ने तो, मैं जब मतलब अपने बेटे को लेकर गई थी घर, ये 2016 की बात है, जब ये सब बात ही चल रही थी तलाक की हुआने का, तो मेरे भाई ने क्या कहा कि तू अभी इसी घर से निकल जा, नहीं तो मैं, उनकी वाइफ अपनी मायके गई हुई थी, मैं अपनी बीवी को घर नहीं लाऊंगा, तो अभी निकल जा इस घर से जी। तो उस समय का दिन ना सर, इतनी गर्मी का दिन, जुलाई का दिन था, आज तक नहीं भूल पाती। मैं अपने छोटे से बेटे का हाथ पकड़ के निकल ली, पूरी की पूरी फैमिली देखती रह गई, किसी ने नहीं रोका कि इतने बच्चे को लेकर। मतलब माता पिता की भी हिम्मत नहीं, उनकी भी नहीं। मैं बताती हूँ, मेरी माँ भी चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। बताइए। कुछ नहीं, आज तक अगर वो चीज याद करती ना सर, मुझे आज तक भी सिर्फ रोना ही आता है। सही बात है मैम, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं इस बात पर। कोई कैसे ऐसा निर्दयी, इतना क्रूर हो सकता है, वो भी अपना खून कैसे ऐसा हो सकता है। उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं रखा। उन्होंने क्या कहा, मेरे बड़े भैया ने यही कहा कि हम अड़ोस पड़ोस को क्या जवाब देंगे। आज के टाइम में हर मैं देखती हूँ सब लोग अपनी लड़की का सपोर्ट करते। मैं इतना देखती हूँ यहाँ तक कि मेरी खुद की भाभी, जो भैया बोल रहे थे कि हम पड़ोस को करेंगे, उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड वाइफ का तलाक हुआ पड़ा है, ठीक है। तो 6 साल लग गए थे उनको तलाक को। लेकिन जब वो अपनी बेटी को लेकर गई थी, 2 साल की बेटी को लेकर गई थी अपने मायके, उनके इतना सपोर्ट किया, आज उनकी बेटी की उन्होंने दूसरी शादी भी कर दी। क्या? लेकिन खैर वो तो ठीक है मैम। मेरी फैमिली में बिल्कुल भी मतलब चुपचाप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे जाते देख लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं निकल गई वहां से। उसके बाद मैं आई, फिर मैंने उस समय बात ही चल रही थी, तो 2000 से मैंने अपनी फैमिली से बातचीत करना बंद कर दिया जी। 2017 में जब उन्होंने कहा कि हम अलग होते हैं, हमें नहीं रहना साथ, तो मेरे घर से निकल जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारी कंडीशन रखी उन्होंने कि कंडीशन ये रहेगी कि मेरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी कंडीशन रख दी कि आप भी बोल दो कि मेरे बेटे पे कोई हक नहीं जमाओगे। तो हमने इस चीज को लेकर हम कोर्ट चले गए, हमारा म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने फिर दोबारा शादी कर ली? कुछ है जानकारी? सर मेरा डिवोर्स हुआ था 16 मई को जी। उसके 1 हफ्ते बाद ही वो अपने घर में लिया था किसी और को। और आज उसी के साथ है या उसको भी धोखा दे दिया? हाँ, उसी के साथ हैं, लेकिन वो उस लेडी से भी मेरी बातचीत होती है। अच्छा। हाँ जी, होती है उस लेडी से। वो ब्लाइंड है या साइटेड है, और उनका भी 5-6 साल का, उस समय 5 साल का बेटा था, जब 4-5 साल का।
जब लेकर आए थे, तो उनसे भी मेरी बात ही होती है। वो कहती है कि ममता ये आदमी नहीं सुधरेगा कभी। बताइए। वो ये कहती है मुझसे आज भी। आज ममता जी बेटा कभी बात करता है इस बारे में, आपसे पूछता है कभी? बेटा कभी अपने पापा के बारे में नहीं पूछता, कभी भी नहीं। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब उल्टा मुझसे पता है ना वो, मैं तो उसको कहती हूँ, कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं बोलती हूँ चले जाओ तुम, मेरा इतना खून पी रहे, चले जाओ अपने पापा के पास ही, तो मना कर देता मैं नहीं जाऊंगा। एक बच्चे ने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा है ना अपनी माँ के साथ। दृष्टिबाधित होकर के आपने कैसे तो रेलवे में जॉब हासिल किया, और उससे भी ज्यादा मुश्किल कैसे अपने बच्चे का लालन पालन किया बिना किसी के सहारे के, बड़ा मुश्किल नहीं था सर। मैं बस बताता हूँ, डिवोर्स हुआ मेरा 2017 में 16 मई को मैं मेरे को उससे पहले 1 महीने पहले ही उसने निकाल दिया था। ठीक है, तो मैं वहीं संतनगर में कमरा लेके रह रही, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं अपने बेटे को लेके आ रही थी। मैंने अपने पेंशन चालू करवाई। ठीक है, पेंशन चालू करवाने के बाद वहाँ पे ही एडमिशन करवा दिया अपने बेटे को, छोटे से स्कूल में, 1st क्लास में था, जब 5 साल का था, तो मैंने वहीं करा दिया था। तो ज्यादा फीस थी नहीं उसकी। उसके बाद मैंने क्या नहीं किया, मैं जो ये करते हैं ना कलेक्शन रसीद काट के, जी मैंने वो भी किया। अच्छा मैम, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 16 मई 2017 से लेकर के जी अभी आपकी जॉब तो लास्ट ईयर लगी 2019 में, जी तो 19 तक आप कहाँ रहे? तो वही सर मैं बता रही हूँ, 2017 के बाद कभी जी वहीं पे मैं संतनगर में 1 साल रही। किराए के रूम में रहे आप? हाँ जी, 1500 का या ऐसे कुछ था। अच्छा, उसके बाद में मैं रही 1 साल वहाँ पे मेरा बेटा 1st क्लास में मैंने एडमिशन कराया जी। वहाँ पे मैं क्या कर थी, मैंने अपनी पेंशन चलवाई थी दिल्ली से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कलेक्शन जो ये रसीद काटना होता है जी, एक अंकल थे वही बुराड़ी में रहते थे, वो मुझे अपने साथ, मतलब जब बेटा मेरा स्कूल चला जाता था जी, उतने टाइम में मैं उनके साथ कलेक्शन के लिए जाती थी जी। तो ये रसीद काटने का काम भी मैंने किया, जो कि पहले हमारे घर में लोग आते थे तो हम कहते थे कि ऐसा काम नहीं करना, ये खराब काम है जी। लेकिन किस्मत देखिए, बच्चे के लिए आपको वो सब भी मतलब करना पड़ा, और वो भी मतलब दिखाई नहीं देने के बावजूद जी। वो अंकल के साथ आपसे बातचीत कर और आगे बढ़ाएंगे ममता जी। इस बीच में मुझे लगता है दिनेश जी को बहुत लंबा इंतजार करवा दिया हमने। दिनेश जी, आपने ममता जी की कहानी सुनी? हाँ जी, सुनी तो सही, बहुत ही दर्दनाक है इनकी कहानी भी। आपको लगता होगा ना दिनेश जी, अपनी कहानी जब आप देखते हैं तो मतलब विश्वास करना मुश्किल होता होगा, जब खुद की कहानी के बारे में जब आप सोचते होंगे जी। लेकिन देखिए, आप काफी कुछ मिलता जुलता भी है हम लोगों की कहानी में, और काफी कुछ अलग भी है जी। तो यही है। हाँ जी। दिनेश जी, अपनी वाइफ से अलग होने के बाद कैसे आपने अपने आप को संभाला? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, और कहते हैं कि महिलाएं एक बार को अपने दुख को बता देती हैं, लेकिन आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ये सही, बिल्कुल सही बात है सर। क्या हुआ था कि जब पहला चक्कर, पहला चांस जब हुआ था ये जी, तो बेवफाई का, हाँ जी जी, तो मैंने इनके घर वालों को सारे प्रूफ दिखाए थे जी। प्रूफ इस तरह के कि मैंने कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जितनी उनसे उस लड़के से बातचीत हुई थी कि घंटों जो, वो सारी लिस्ट जो है मैंने निकलवा के घर वालों को दिखाई जी। उन्होंने इसको समझाया भी, डांटा भी जबरदस्ती, मतलब जो है कहलवा लिया कि ये आगे से ऐसा नहीं करेगी। मैं इसके घर ले गया था, इसके घर वालों के साथ, मम्मी इसके साथ गई, मम्मी तो आज तक भी इनके साथ ही है। तो घर वालों ने भी इसको गलत माना था, और तब जो चांस था तब मैं बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ था जब इसने अपने मुंह से कह दिया था सबके सामने कि मैं उससे शादी करूंगी। बताइए। तब मतलब वैसे तो मैं सुन ही रहा था, पीछे से जो भी देख रहा था, लोग बता रहे थे, सब कुछ, ऑफिस के लोग मेरी काफी मतलब मुझे मानते हैं, और सब लोग अपनी छवि ठीक है यहाँ पे, तो लोग
मेरे को सब कुछ बताते थे और गलत सही सब जानते थे, जो देख रहे थे, देखने वाले तो सब देखते ही हैं जी। तो फिर उसको तो पहले चांस में मुझे बहुत दुख हुआ था और बहुत रोया था, बहुत टूटा था मैं, बहुत मतलब ये बहुत अफसोस होता था मुझे पहली बार जब झटका लगा था ये जी। फिर इन्हें समझाया, बाद में उस लड़के ने जब धोखा दे दिया, मैंने इनसे एक बात कही जब शादी की बात चल रही थी इन लोगों की, मैंने कहा ठीक है मैं तुझे ना रखूंगा ना छोड़ूंगा। तो फिर उस लड़के ने ये शर्त रखी थी इनके साथ कि तुम्हें दिनेश के साथ मतलब डिवोर्स जब होगा तो दिनेश के साथ नहीं रहना होगा, अलग रहना होगा जी। और अपनी मम्मी को अपने साथ रखना। तो इसने ये कहा कि भाई मैं मम्मी को कैसे रख सकती हूँ साथ में, नहीं तो लोग मम्मी को ही बदनाम करेंगे जी। तो फिर उसके बाद उसने मतलब सबका स्वार्थ पूरा हो जाता, उसने मना कर दिया था कुल मिला के जी उससे शादी करने को। तभी ये मेरे पास बहुत रोई थी कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माफी मांगी थी, पहले तो मैंने काफी मना किया, फिर थोड़ा कठोर तो होना ही था। फिर उसके बाद मैं भी पिघल गया, मैंने छोड़ दिया, फिर ये बात समाप्त कर दी। उसके बाद साल भर बाद एक दूसरे लड़के से इसकी बातचीत हुई, वो भी मुझे पता चल गया। पता तो चल ही जाता सर, मैं खैर इतना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पता चल जाता। और कब तक छुपेगा जी। बिल्कुल। तो उससे भी शादी तलाक की बात हुई, हम वकील के पास भी गए, ले गए तो मैंने कहा भाई आप, फिर इन्होंने, मैं अलग भी रहने लगा इनसे, फिर इन्होंने बुला लिया मुझे, माफी मांगी, जब उस लड़के ने भी मना कर दिया। ये दोनों ही लड़के ड्रिंक वगैरह भी करते थे। उसके बाद फिर इनको पता नहीं किसने संपर्क जुड़ाया तीसरे लड़के से, तो उससे बातचीत होती रही, उससे इसने मेरी भी बात कराई। तो जब मैं देख रहा हूँ कि किसी से घंटे घंटे बात चल रही है, अब आदत में ही है इसकी, तो मैंने इसको कह दिया था कि मेरे से किसी अनजान व्यक्ति, तुम चाहे जो भी करो क्योंकि मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे से किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करानी जिसको मैं नहीं जानता। मैंने मना कर दिया था। उसके बाद से खैर मेरी बात नहीं कराई जी। और फिर इनकी, मुझे एहसास तो हो ही गया था कि शादी वादी इनकी तय, अब मेरा ज्यादा इसके साथ चलना नहीं मुश्किल है जी। तो मैंने अपनी याद बनाए रखने के लिए 2018 में एक भारी जन्मदिन मनाया था अपने लड़के का, एक, ताकि हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि ये तो पता था कि मेरा साथ अब नहीं होना, इसकी माँ साथ में हो तो फिर बस उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। यही था कि मैंने अपने लड़के का दिल्ली में भारी जन्मदिन मनाया था, जिसमें अपने सभी साथियों को बुलाया था, वीडियो वगैरह सब बनवाई थी, ताकि ये हमारी निशानी बनी, याद हमेशा आपके बेटे के साथ बनी रहे कम से कम। दिनेश जी, आपका बेटा कभी याद नहीं करता, क्योंकि आपने बताया आपकी वाइफ भी वहीं है, अभी भी वहीं जॉब कर रही है? नहीं, बेटा तो कभी कभी मिल भी लेता है, वो मुझे पापा ही कहता है, जिनसे उनकी शादी हुई उनको मौसा कहता है अभी। अच्छा, पापा नहीं कहता। हाँ जी, तो मुझे पापा कहता है, मिल लेता है। तो मैं, लेकिन मतलब आपको क्या लगता है कि एक समय आएगा जब उसको भी उसके दिमाग से भी सब चीजें भुला दी जाएंगी कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, वो है? कोशिश तो इनकी यही रहेगी, कोशिश तो इनके मम्मी वगैरह की यही थी कि ये इससे न मिल पाए कभी। बिल्कुल। लेकिन कि वो क्वार्टर में रहते हैं और मैं मिल ही लेता हूँ लड़के से जाके, कई बार अपने पड़ोसी के पास जाके कैसे भी लड़के से मुलाकात हो जाती है। कितना मुश्किल है ना दिनेश जी, एक ही जगह पर रह करके इस तरह से अपने आंखों के सामने अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। लेकिन यह है कि मैं अब यहाँ से जा भी नहीं सकता कहीं, और बस यही मजबूरी। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मैं जी भी नहीं सकता और मैं मर भी नहीं सकता। वही बात है सर। मैंने तो शुरू से देखो, जब भी शादी के बाद से आदमी हमेशा ये सोच लेता है, मैं अलग हट के बात कर रहा हूँ से थोड़ा, आदमी हमेशा सोच लेता है कि अब जो कुछ है वो बच्चों का है, अब हमारा कुछ नहीं है कमाते वक्त। और यही मेरे अंदर भी भावना थी। मैं जो कुछ होता था सब कुछ इन्हीं का समझता था। और उसके बाद बिहार में जो मेरा घर था वो बेच लिया था हम दोनों भाइयों ने, क्योंकि पापा हमारे हैं नहीं और बुआ थी हमारी, तो और मम्मी हैं, तो प्रॉपर्टी मतलब जमीन वगैरह हमने बेच दी थी। तो जो पैसा मुझे मिला था उस पैसे से मैंने मुरादाबाद में इनके नाम का मकान ले लिया था। वो नाम इन्हीं के कर दिया था। हालांकि थोड़ा थोड़ा मुझे एहसास हो गया था कि अब इनमें परिवर्तन आने लगा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जो भी है अपने हैं,
मैंने मकान वगैरह सब कुछ इनके नाम ले दिया था। हर प्रयास किया आपने अपने रिश्ते को बचाने का, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तब तो रिश्ते में खैर कोई दरार इतनी नहीं आई थी, तब उस समय नहीं हुआ था जब मैंने मकान वगैरह नाम लिया था उनके। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से धोखा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। और नौकरी इनकी लगी 2013 में, तो मैंने अपनी बहादुरगढ़ की जॉब भी प्राइवेट छोड़ दी इनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए। और क्योंकि अकेला आना जाना कर नहीं सकती थी, इतनी मोबिलिटी है नहीं इनकी, तो इनको ले जाना लाना ड्यूटी साल भर तक मैंने खुद ने कराई है, साथ साथ ले जाके। जब नौकरी करने के लिए आया था यहाँ पे, तो मेरी कोई जान पहचान नहीं थी अमृतसर में, लेकिन फिर भी मैं शतरंज का खिलाड़ी भी रहा हूँ वैसे, तो मेरी जान पहचान निकली। हरियाणा पंजाब के लोग, कई लोग जानते थे मुझे स्पोर्ट्स के माध्यम से, इसी खेल के माध्यम से, तो वहां से निकाली जान पहचान। उस बीच में जब भी जो 8-10 दिन मुझे रहने की दिक्कत हुई, तो धर्मशाला वगैरह लेके रहा, गोल्डन टेम्पल में रहा। गोल्डन टेम्पल में जिस दिन रुका था, तो वहां से मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था, जो मेरा सिर फट गया था वहां से। उसके बाद इनका रेलवे में भर्ती हो गई थी, तो मेरा कार्ड बनवाया, यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया और यहाँ पे इलाज हुआ मेरा लगभग 15 दिन तक। और उसके बाद फिर साल भर तक मैंने इनकी नौकरी कराई और अपने भी ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करता रहा, बार बार चक्कर काटता रहा दिल्ली के। दिनेश जी, हाँ जी, आप दोबारा मन करता है जिंदगी बढ़ाने का, घर बसाने का? सर मेरा तो नहीं करता, लेकिन लोग यही कहते हैं कि भाई कोई ना कोई सहारा तो चाहिए अपने आगे भविष्य के लिए, बुढ़ापे में सहारा कोई ना कोई चाहिए। लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल करता नहीं कि शादी ऐसी चीज, शादी करूं दोबारा धोखा हो, मैं और बुरी तरह करता है, मगर धोखे से डरते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि एक बार धोखा हो चुका। देखो यहाँ तो फिर भी अभी दिनेश जी आपके खाने पीने की वगैरह की आप व्यवस्था कैसे करते हैं? मैं बना लेता हूँ सर, खुद। आप सब कर लेते हैं सारा काम? मैं सब कर लेता हूँ। वाह, बहुत खूब। मन नहीं करता आपका कि यहाँ से ट्रांसफर ले लूं, कहीं और चला जाऊं? सर जाऊं कहाँ, ये क्योंकि दिल्ली जाना चाहता नहीं मैं। दिल्ली में तो खैर काफी दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा मेरा सीनियरिटी बनी हुई है, प्रमोशन वगैरह भी है जी, इसलिए मन तो नहीं करता। अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, जितना नाम कमाना था वो तो हो ही गया यहाँ पे, जो भी है, चाहे उसे जो भी कह लें, बदनामी जो। हाँ, वो तो खैर वो बहुत मुश्किल दौर आपने बिता लिया, तो अब नहीं जाने का मन करता कि कम से कम जो भी है मैं देख तो रहा हूँ बच्चे को किस हालत में है वो। अपनी जिंदगी से दिनेश जी सबक लेकर के आप आज जो आपको सुन रहे हैं साथी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर अपने दृष्टिबाधित साथियों को, या फिर आप हमारे समाज के श्रोता जो सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना जीवन साथी कोई भी जब भी चुने, ये फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए इंसान को। और आपस में दोनों को, जहाँ आपस में मतलब दोनों को अपने विचार देख लेने चाहिए, मिलते हैं नहीं मिलते, फैमिली मैटर कोई ना हो, दोनों की फैमिली पूरी तरह से सहमत हो जी। और यदि कहीं से भी कोई आपत्ति है तो फिर मतलब बिना सोचे समझे कभी भी, ये जीवन साथी का फैसला कभी भी बिना सोचे समझे नहीं करना। जो मैंने किया तो आज भुगता भी है। चलिए दिनेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। ममता जी सुनिए आपने दिनेश जी की कहानी जी। आपको एक महिला होकर के उस महिला के प्रति गुस्सा नहीं आता? चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर गलत काम करे ना तो वो गलत काम तो गलत ही होता है, चाहे वो महिला करे चाहे पुरुष करे। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे ये से कोई वो नहीं कि ये महिला है या ये पुरुष है। जी जी जी, बिल्कुल सही। अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। बिल्कुल, धोखा कोई किसी को ना दे। ममता जी, आपने सोचा है कि दोबारा घर बसाएंगे आप? सर सोचती हूँ, लेकिन बस ये डरती भी हूँ। मेरे मन में इतना बड़ा डर बैठ गया है ना, अब हिम्मत होती नहीं है किसी से मिलने की, बस यही बात है। आपके बेटे की परवरिश में बहुत दिक्कतें आती होंगी, जाहिर सी बात है आपको। सर आती है, अभी भी यहाँ पे जब मैं यहाँ पर आई, इसका एडमिशन की बात चल रही थी, ठीक है, तो एडमिशन में वही फादर नेम मांगा जा रहा था। अब फादर नेम, मैंने कहा सर जब फादर ने कुछ किया ही नहीं तो फादर का नेम क्या करूँ देके। सही है, उसका सारा काम सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। बिल्कुल, आप ही फादर हैं, आप ही मम्मी हैं। जी। तो उसके आधार कार्ड में भी
मेरा ही नाम है। फादर का नाम तो मैंने तभी हटवा दिया था, तो इसका नाम है सन ऑफ ममता सैनी है ना। तो मैंने कहा सर इसका आधार कार्ड में भी मेरा ही नाम है। कहीं ना कहीं बेटे के साथ आप अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। जी, तो मैंने काफी मतलब कोशिश की, लेकिन बोले कि वो ये ना सब यही बोलते कि चलो अभी तो छोटी क्लास में है तो अभी चल रहा है, लेकिन आगे बड़ी क्लास में जाएगा, 10th का बोर्ड होगा या कोई, तो उसमें फादर नेम चाहिए ही चाहिए। ममता जी, तो हम कह रहे कि वो उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे मैं डरती हूँ कि फिर मैं क्या करूंगी उस समय। बिल्कुल, लेकिन हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप दोनों की जिंदगी दोबारा संवर जाए और आपकी जिंदगी में आप दोनों को समझने वाला इंसान आए। बस यही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे सुनने वालों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम कोई किसी के साथ धोखा ना करे, कोई किसी को दगा ना दे। ममता जी, आप अपनी जिंदगी से आज इतनी मुसीबतें उठाने के बाद हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहती हैं अपनी ओर से? मैंने हमेशा अपनी लाइफ में यही चीज सोचा है कि अगर हमारे साथ कुछ भी मतलब खोया है हमने, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने ना आगे हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा और उससे बेटर हमारे लिए सोच के रखा होगा जरूर। मैं यही सोचती हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। जी जी, मैं कई बार चीजों से निराश हो जाती हूँ सर, और बार जब बहुत मुसीबत होती है ना मैं निराश हो जाती हूँ, लेकिन हार नहीं मानती। जी 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 जी, निश्चित रूप से हार किसी को नहीं माननी चाहिए। जी, बस यही मैं बोलना चाहूंगी कि बस कोई भी मुसीबत हो ना, आप हार मत मानो, उसका डटकर सामना करो, कहीं ना कहीं से ना उसका हल निकल ही आएगा। बहुत सही कहा आपने, कहीं ना कहीं से हल निकल आएगा। ममता जी, बहुत धन्यवाद। आज समय लगभग पूरा ही हो गया है, बल्कि ज्यादा हो गया है आप दोनों से बात करते करते, और मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों का कि आपने हमारे रेडियो मधुबन के श्रोताओं के लिए समय दिया। और एक बार फिर ईश्वर से यही कामना है कि आप दोनों की जिंदगी संवर जाए, आपकी जिंदगी में दोनों के खुशियां आए। बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए डायल करें 9414151415। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी हमराही के साथ। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।